हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एमएस क्यूब के इस नए सेशन में। तो आज हम अपने पिछले 2 लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता दिए थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम इसके आगे हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेसिडिटी और बाकी के बचे हुए लास्ट जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको आज बता देता हूँ कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। मैं पिछली क्लास में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताना भूल गया था, तो मैं आपको पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज ही हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं 10, 11, 12 जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मैं एक नया लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ एक्टिविटीज़ सारे कवर करा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, एक्टिविटीज़ भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज ये लेक्चर खत्म करने के बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। अगले लेक्चर में मैं इस चैप्टर के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कवर कर रहा हूँगा। तो और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को प्रॉपरली एंड करेंगे। तो ठीक है, फिर आज हम शुरुआत करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। तो दोस्तों, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ये जो एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। मैंने यही पिछली क्लास में भी आपको दिखाया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, और वो जो दूसरा एलिमेंट है वो खुद पहले वाले को भी रिप्लेस कर दे, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस करके एक दूसरे की जगह पे बैठ जाए। जैसे कि हमने यहाँ इस एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो Na था, इसने क्या किया, इसने इस BaCl में से Ba को रिमूव किया और खुद जाके Cl के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पे Ba ने भी उल्टे में क्या किया, Ba ने क्या किया, Na को उसकी जगह से हटाया और खुद SO4 के साथ चिपक गया। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कैसे एग्जांपल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो, अगर किसी रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, an insoluble substance formed in a chemical reaction, an insoluble substance formed in a chemical reaction is called precipitate. अच्छा, इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको ज़रा ये बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, मैं आपको ये इनसॉल्युबल का मतलब बता रहा था। इनसॉल्युबल का मतलब होता है, इस इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो मतलब प्रॉपरली घुल ना पाए, प्रॉपरली मिक्स हो ना पाए, कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो पाए। इनसॉल्युबल का मतलब हो गया कि कोई ऐसा मतलब इनसॉल्युबल, किसी सब्सटेंस को इनसॉल्युबल तब कहते हैं जब वो सब्सटेंस जो है वो प्रॉपरली वाटर में, किसी लिक्विड में डिज़ोल्व ना हो पा रहा होता है। जैसे कि जनरली हम वाटर की बात करते हैं इसमें। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, अगर सैंड इन वाटर, अगर आपने चीज़ नोटिस किया होगा, जब हम पानी में सैंड डाल देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम क्या नोटिस करते हैं कि सैंड जो है वो पानी में घुलता नहीं है पूरी तरह। वो सैंड क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सैंड जो नीचे जम जाता है। क्यों? क्योंकि सैंड एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। सैंड जो है वो पानी में प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। तो मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हमने वो रिएक्शन पहले ऑकर कराया, रिएक्शन हुआ, जो प्रोडक्ट बना अगर वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल मतलब क्या, जो पानी में डिसॉल्व प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा है, तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है, Na2SO4, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, पिछली क्लास में बताया था। ये है बेरियम क्लोराइड BaCl, ये है बेरियम सल्फेट, और ये है NaCl, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जो भी कहें आप इसे। यहाँ पे जो ये BaCl है, ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, और ये इनसॉल्युबल होता है। वाइट भी है और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है,
मतलब क्या, हमने जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया तो इन दोनों ने हमें क्या फॉर्म करके दिया, बेरियम सल्फेट और NaCl। NaCl तो कॉमन सॉल्ट है, सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाता है हमारे, वो तो सॉल्युबल है, तो सॉल्ट तो हम पानी में डिजॉल्व कर पाते हैं ना इजीली, वो तो प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो पाता है। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट जो ये प्रोडक्ट बनाया ना, ये इनसॉल्युबल होता है, ये प्रॉपर्ली पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाता, और इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। आपको ये ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, कोई ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें प्रेसिपिटेट क्या बना। प्रेसिपिटेट क्या है यहाँ पे, BaSO4। ये प्रेसिपिटेट क्यों है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में। ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में ये क्या है, BaSO4, ये एक प्रेसिपिटेट है। कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का। ये एग्जाम में पूछता है कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट, कलर क्या है इसका, व्हाइट। तो इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में इस तरह के प्रेसिपिटेट, इस तरह के इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। देखो, ऑक्सीडेशन एक्चुअली में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन का ऐड होना यानी कि ऑक्सीडेशन। समझो आप कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें जो कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस था, उस रिएक्शन के ऑकर होने के बाद जो उसमें प्रोडक्ट बना, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो गया। देखो समझो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं एक बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास है कॉपर, उसको मैंने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये हमें दे दिया CuO, ठीक है। मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो कॉपर था, कॉपर को जब मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हुआ, जो ये कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। इस कॉपर के साथ जो है ना ऑक्सीजन जाके चला गया, ये ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर के साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में ऑक्सीजन जाके चिपक जाता है, ऐसा समझो ऑक्सीजन जाके उससे जुड़ गया, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ यहाँ पे जो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड है। बच्चे सोचते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन नहीं, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये तो बना है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीजन चिपका के। देखो, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ये पता करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको ये पूछना है, खुद से सवाल पूछिए कि ऑक्सीजन चिपका किसके साथ। क्या ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड के साथ चिपका? नहीं, ऑक्सीजन तो कॉपर के साथ चिपका ना। मतलब मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे किसी भी रिएक्शन में कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब मान लीजिए मैंने आपको ये रिएक्शन दिया, मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ इसमें ऑक्सीडाइज हुआ कौन है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो मैं कॉपर ऑक्साइड नहीं कहूँगा। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। कैसे पता मुझे? देखो, जब मुझे ये पूछा गया कि बताओ कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो खुद से सवाल कीजिए। आप खुद से सवाल कीजिए। क्या सवाल करेंगे? आप खुद से ये पूछिए कि ये बताओ ऑक्सीजन चिपका किसके साथ है। ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ जाके चिपका है, वो कॉपर ऑक्साइड के साथ जाके नहीं चिपका, वो ऑक्सीजन कॉपर के साथ जाके चिपका है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन होगा? कॉपर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन, और इसी तरह के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब अगर मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करूं एक वन लाइन में, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में, पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक और चीज़ अब ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता। मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिर्फ तभी नहीं कहेंगे, वो तब तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है उस समय में। लेकिन एक और क्राइटेरिया होता है जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब मान लीजिए देखिए मैं बताता हूँ, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ particular substance, when oxygen is added to a particular substance in a chemical reaction, then the substance
substance is said to be oxidized। अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैं क्या कहूँगा कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो गया। और ऐसे रिएक्शन को एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक यही बेसिस नहीं है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहने का। मतलब किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं उस रिएक्शन को। लेकिन एक और तरीका होता है, एक और चीज़ होता है। तो देखिए, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, मतलब अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम कहते हैं कि भाई वो जो रिएक्शन हुआ है ना, जिसमें उस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन ऐड किया गया, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक और होता है बेसिस, मतलब अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो भी हम उस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन के तहत हमने उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव किया है, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है। मतलब किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड करो तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, या फिर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करो तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से हम लोग पहचानते हैं या फिर किस तरह से हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिया, जैसे कि CuO प्लस H2 दैट गिव्स मी CuO प्लस Cu एंड H2O। ये क्या है? ये इसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ये तो हाइड्रोजन है, ये है वाटर, ये है कॉपर। अब सब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे इस रिएक्शन में पूछूं कि बताओ ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है और ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हुआ है, तो देखो आप एक बात बताओ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक कॉपर ऑक्साइड था, ये कॉपर ऑक्साइड में से ना ऑक्सीजन हट गया। अगर ऑक्सीजन हट गया तो मैं क्या कहूँगा कि अगर ऑक्सीजन हट गया इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिड्यूस हुआ है। मैंने आपको रिडक्शन नहीं बताया, तो मैं एक बार बिल्कुल इसका ठीक उल्टा है, कोई खास मुश्किल नहीं है। देखो बहुत सिंपल है। मैंने ऑक्सीडेशन में क्या बोला? मैंने ऑक्सीडेशन में आपको क्या बोला कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा तो मैं उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहूँगा, या फिर अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मैं उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहूँगा। इसका ठीक उल्टा होता है रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस में से मैंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो वो रिडक्शन उस सब्सटेंस का रिडक्शन कहलाएगा, या फिर अगर किसी सब्सटेंस में मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो वो सब्सटेंस का रिडक्शन कहलाएगा। बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा। तो अब जरा देखो यहाँ पे मैं इस रिएक्शन में क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है। देखो अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करते तो मैं उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहता, लेकिन किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव किया है तो मैं उसे क्या कहूँगा? रिडक्शन कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, जो CuO है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ Cu बचा। इसका मतलब क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है। ध्यान रखना इस बात का, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे भी सेम वही, आप खुद से सवाल कीजिए। जब मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ इसमें से रिड्यूस कौन हुआ है, तो आप खुद से कैसे सवाल करेंगे? आप खुद से पूछेंगे कि बताओ ऑक्सीजन हटा किस में से है? ऑक्सीजन किस में से हटा है? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा है। कॉपर में से थोड़ी ऑक्साइड हटा है, कॉपर के पास तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है। कॉपर में से ऑक्सीजन नहीं हटा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा है। इसलिए मैं क्या कहूँगा कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन क्लियर हो रहा होगा। एक बार अब आगे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया गया। अगर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ जो ये H2 है, ये जो H2 है हाइड्रोजन है, इसमें मेरे को क्या दिख रहा है? इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखो ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो मैं उसे कहूँगा रिडक्शन।
इसके अलावा अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मैं उसे कहूँगा ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो मैं उसे कहूँगा रिडक्शन। अब समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें आपको क्लियरली, आपसे पता है क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आपको कहेगा कि आपको मान लीजिए इस तरह का एक रिएक्शन दे देगा और आपको कहेगा कि बताओ इसमें से कौन कौन से इस पूरे रिएक्शन में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हुआ है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ज़रा देखो, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला था, जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होके हमें कॉपर मिला है सिर्फ। इसका मतलब रिड्यूस कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे यानी कि मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि CuO इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो मैं उसे क्या कहूँगा कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। फिर वही चीज़ मैं यहाँ पे H2O ऑक्सीडाइज हुआ है ऐसा क्यों नहीं लिखा, H2 ऑक्सीडाइज हुआ मैंने ऐसा क्यों लिखा? तो फिर से आप खुद से सवाल कीजिए, ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाके जुड़ा? हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ा। H2O के साथ जाके थोड़ी जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ा, तभी तो H2O बना। इसलिए हाइड्रोजन H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, अब एक और चीज़, मैंने इस रिएक्शन में आपने एक चीज़ क्या देखी थी, इसमें जो कॉपर था वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो इस पूरे रिएक्शन को मैं क्या कहूँगा? इस पूरे रिएक्शन को मैं कहता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ? CuO रिड्यूस हुआ, यानी कि एक सब्सटेंस जो है वो तो रिड्यूस हुआ और एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को मैं कहता हूं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, जिसमें दोनों चीज़ हो, ऐसे रिएक्शन को मैं क्या कहता हूँ? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन कौन सा वाला होगा? जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा होगा। तो जैसा कि देखो, मैंने एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ, ZnO प्लस C दैट गिव मी Zn प्लस CO। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? देखो, ध्यान से देखना। अब आप एक बार ना वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए और मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है। पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ZnO है, मुझे उसमें क्या दिख रहा है कि ZnO में से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पे मुझे सिर्फ Zn बचा। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? यहाँ पे ZnO रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस कौन हुआ है? ZnO इज रिड्यूस्ड। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या दिख रहा है कि जो कार्बन है, कार्बन पहले सिर्फ अकेले था, बाद में जो वो ऑक्सीजन हटा ZnO से, वो कहाँ जाके चिपक गया? ऑक्सीजन के कार्बन के साथ। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो किससे जाके ऐड हो गया? कार्बन के साथ। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। अच्छा, इसी रिएक्शन में ना आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है वो, उससे आपने एग्जामिनर आपको ऐसा मान लीजिए उसने एक ये क्वेश्चन दिया, आपको बोला कि बताइए कौन सा रिएक्शन जो है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है, कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हुआ, वो आपने लिख दिया। अच्छा, ये जो सब रिएक्शन है, ये किस रिएक्शन का, किस टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है? क्या आप सोच पा रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप एक चीज़ कि कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने Zn को उसकी जगह से हटाया और खुद उसकी जगह पे जाके चिपक गया। तो ये कौन सा रिएक्शन का, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल हो गया? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ना एक थोड़ा मज़ेदार सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NCERT का ही एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये ना, इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस कॉन्सेप्ट की। देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने एक रिएक्शन लिखा MnO2 प्लस 4HCl, पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको सब कुछ सिखा देगा। इस कंसेप्ट के बारे में एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको ये दे रहा होगा। ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। मैं पहले लिख देता हूँ रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है वो बताइए, और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है ये बताइए।
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम एक फर्स्ट से चर्चा करते हैं। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो MnO2 है, कि जो MnO2 है, यहाँ पे जो MnO2 था उसमें से ऑक्सीजन हट गया और Cl इसकी जगह पे जाके चिपक गया। यानी कि एक तरह से आपको Cl से कोई खास मतलब नहीं है, Mn बस इतना देखिए कि जो Mn के साथ जो ऑक्सीजन था ना वो हट चुका है, उससे अलग हो गया। इसका मतलब क्या, MnO2 में से ऑक्सीजन हट गया और इसका मतलब क्या कि MnO2 जो है वो रिड्यूस हो चुका है। क्यों? क्योंकि किसी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसका मतलब वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। यानी कि यहाँ पे कौन रिड्यूस हुआ, MnO2। कौन रिड्यूस हुआ यहाँ पर, MnO2। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये मत फिर से मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे आप ये मत कहना अब कि यहाँ पे MnCl2 रिड्यूस हुआ है। नहीं, MnCl2 रिड्यूस नहीं हुआ है। यहाँ पे कौन रिड्यूस हुआ है, MnO2। MnO2 था, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे कौन रिड्यूस हुआ है, MnO2। तो यहाँ पे रिड्यूस में से पहला एलिमेंट कौन है, MnO2, यानी कि MnO2 यहाँ से रिड्यूस हुआ है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्या नोटिस किया कि जो हाइड्रोजन के साथ जो Cl था, अब यहाँ पे Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि Cl में से हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया गया, HCl में से हाइड्रोजन को हटा दिया और सिर्फ Cl बचा। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो HCl क्या हुआ, HCl यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। HCl ऑक्सीडाइज होके क्या बना, क्लोरीन, Cl2। कैसे पता मुझे, खुद से पूछिए। हाइड्रोजन जो है वो किस में से रिमूव हुआ, हाइड्रोजन जो है वो HCl में से रिमूव हुआ। इसका मतलब कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl। क्योंकि हमें पता है अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो भी वो ऑक्सीडाइज कहलाता है। ठीक है, यानी कि HCl में से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, वो क्या बन गया, Cl2 बन गया। इसका मतलब जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो गया और वो Cl2 बन गया। तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो हमें गिवन रिएक्शन दे रखा है, ये भी एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटेंस तो रिड्यूस हुआ और एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन है, ये किस रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन एक्चुअली में क्या होता है, मैंने कोरोजन के बारे में आपको शायद एकदम स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था, कुछ थोड़ा बहुत हिंट दिया था। कोरोजन एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, देखो, कोई भी सब्सटेंस जब मॉइस्चर, वाटर या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर है उसके कांटेक्ट में आता है, तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम बाद उसमें उसके अपीयरेंस में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, उसके कलर में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। ये क्यों हो रहा होता है, ये हो रहा था ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। कोरोजन एक्चुअली में क्या होता है, ये समझ लो, ये जो कोरोजन है, ये जो रेंसिडिटी है, ये ऑक्सीडेशन का ही एक ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है, ऐसा समझिए। मतलब आप कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसमें कुछ अपीयरेंस, उसके कुछ अपीयरेंस में चेंजेस आ जाता है, उसके स्ट्रेंथ में, काफ़ी चीज़ों में इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आयरन, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसका कुछ बताया था कि जब आयरन जो है उसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, वो जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है वो इस आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये जो आयरन है ये ख़राब हो जाता है। इस आयरन के ऊपर जो है वो ब्राउन सी कोटिंग आ जाती है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। कोरोजन एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो मॉइस्चर या फिर एटमॉस्फेरिक एयर या फिर एसिड वगैरह, किसी भी इन सब चीज़ों के जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इन सब चीज़ों के साथ एक्सपोजर हो रहा होता है किसी एलिमेंट का, तो वो उनके साथ करके रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर उसके अपीयरेंस में, उसके स्ट्रेंथ में, काफ़ी चीज़ों में उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। उसी का एक एग्जाम्पल है आयरन। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसका आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एक एग्जांपल होता है सिल्वर का। जब सिल्वर को, यानी कि सिल्वर का क्या वो होता है, सिल्वर का क्या सिंबल होता है, Ag। जब Ag जो है वो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है, O2 के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या बना के देता है हमें, Ag2O। इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड।
सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है। और ये जो होता है ना, ये कलर में कैसा होता है, ये कलर में होता है ब्लैक कलर का। ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये हमें चेंज देखने को मिलता है सिल्वर के केस में। जब सिल्वर को हम ऐसे खुले में छोड़ देंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर ये आया, तो ये जो है सिल्वर जो है पहले ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी कलर होता है, हम तो जानते ही हैं। वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि ये जो सिल्वर है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करता है और वो किस कलर का होता है। इसी तरह एक एग्जांपल होता है कॉपर का। जब कॉपर जब कॉपर कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, तो ये क्या बनाता है, ये बना देता है CuO। ये क्या बना देता है, CuO। और ये जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड जो है, ये किस कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का। ये जो है ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि जब कॉपर ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट कराता है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ ये किस कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का। मेरे ख्याल से अब आपको कोरोजन समझ में आ रहा होगा। कोरोजन बेसिकली कुछ भी नहीं है, जब एक एलिमेंट जो है वो मॉइस्चर, एयर या मतलब कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ एक्सपोज में आता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, तो वो ऑक्सीडाइज होता है और उसके अपीयरेंस में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके स्ट्रेंथ में हम आयरन को खुद ही देखिए, जब हम आयरन का एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जब आयरन जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसमें रस्टिंग आ जाती है, उसका जिसको हम जंग बोलते हैं, जंग लग जाता है तो आयरन का स्ट्रेंथ में वीकनेस आ जाती है, वो थोड़ा खराब हो जाता है और उसका अपीयरेंस बहुत ब्राउन सा कलर का हो जाता है। तो इस तरह के इसको हम कहते हैं कोरोजन। अब रैंसिडिटी क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें फैट्स और ऑयल प्रेजेंट हो। हमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब हम कोई चिप्स खरीदते हैं या कुरकुरे वगैरह, आप लोगों ने लेज़ वगैरह चिप्स, तो हालांकि लेज़ में तो ज़्यादातर हवा ही भरी रहती है, लेकिन क्या मैं कभी और जो भी है, हम जब भी वो चिप्स खरीदते हैं तो हमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब हम उसको ऐसे हमने उस चिप्स को फाड़ा, पैकेट को फाड़ा और उसको हम खुले में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। एक दिन बाद हम देखेंगे या कुछ घंटों बाद हम उसको देखेंगे कि वो जो है उसका वो क्रंचीनेस, उसका वो क्रिस्पीनेस जो है ना वो खत्म हो चुका होता है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डल उसका टेस्ट आने लगता है, उसका टेस्ट में, उसका स्मेल में, उसके टेक्सचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो उस चिप्स में ऑयल प्रेजेंट था, उस चिप्स में जनरली फैट प्रेजेंट था। और क्या होता है, वो जो जब भी कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट हो, वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो रैंसिड बन जाता है। मतलब उसमें उसके स्मेल में और उसके टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा हमें लगने लगता है। अब यहाँ पे बस एक पॉइंट जो है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ से बनता है, या तो अब रेंसिडिटी और कोरोजन का क्वेश्चन क्या कहते हैं आपसे पेपर में, कोरोजन और रेंसिडिटी का आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। दोनों के एग्जांपल में मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया। इसका एक इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे कि पता है रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है जो कि ज़्यादातर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। जो आप एक चीज़ नोटिस करते हैं ना कि लेज़ में हवा भरा रहता है, एक्चुअली वो कौन सी हवा भरी रहती है, वो ऑक्सीजन नहीं भरी रहती है, उसके अंदर एक्चुअली में क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन। उसके अंदर क्या भरा होता है, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन गैस है, ये इस तरह के ऐसे फूड मटेरियल जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है उसमें हम भर के रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रिवेंट करता है रैंसिडिटी को। जब तक वो जो फैट और फैटी, वो जो ऑयली खाना है, जब तक वो नाइट्रोजन के कांटेक्ट में रहेगा तब तक वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है इनके ऊपर अटैक करने से। तभी वो जो पैकेट है, उस पैकेट को जब हम फाड़ते हैं तो उसके अंदर वो जो हवा निकल रही होती है ना, वो एक्चुअली में कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि नाइट्रोजन गैस क्यों यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको रैंसिडिटी और कोरोजन काफ़ी क्लियर हो गया। इसमें बेसिकली आपको मैं बताता हूँ आपको कोरोजन का डेफिनेशन, रेसिडिटी का डेफिनेशन, इनके जो 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बताया, बस आपको ये पता होना चाहिए। जनरली आपसे पेपर में यही पूछेगा। ओवरऑल अब देखा जाए तो ये चैप्टर जो है आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर का पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसमें जो चीज़ें कुछ रह गई हैं वो है इसकी एक्टिविटीज़ और उसका भर के क्वेश्चन करने हैं हम लोग को। तो अब जो अगला सेशन में लेके आऊँगा उसमें हम इस चैप्टर से के जितने भी एक्टिविटीज़ है पूरा A to Z हम डिटेल में कवर करेंगे सारे एक्टिविटीज़ को, और फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं और फिर हम इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।